आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001। फॉर दैट आई रिक्वेस्ट डॉक्टर एस रामपुरी सर, आप हमें प्लीज ज्वाइन करेंगे ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ही इज चेयरमैन ऑफ IACI, चार्टर इंजीनियर इन मैकेनिकल, चार्टर इंजीनियर इन सेफ्टी, MTech and EDOSHEM, PD, PGDGC, PGHRD, SMISC, DIS, IDO, HSMS, PGDF and LSA scholar with 20 plus experience in field of EHS। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। जोरदार तालियां कहा था, आप लोग तालियों में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। जो लोग राइट में बैठे हैं मेरे, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है बराबर से आप लोग भी तालियों का साथ देंगे। फिर से एक बार नमस्कार। जैसा सुबह में हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स के बारे में ब्रीफ किया था, तो नाम बताया था, मेरा नाम डॉक्टर एस रामपुरी हुआ। अभी हम क्या है कि समय का अभाव है, तो डायरेक्टली क्या है कि टॉपिक पे आते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स ISO 45001, यानी रेफरेंस इसी का है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स ISO 45001 अगर बात करेंगे तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ अप्रोच है, एलिमेंट है, जिसमें क्या रहता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फिर क्या रहता है, वर्कर पार्टिसिपेशन रहता है। ऐसे कई एलिमेंट रहते हैं। और मोटो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वर्क प्लेस पे जो होने वाले दुर्घटनाएं, वर्क प्लेस या कहीं पे भी, उसको रोकना, ऑक्यूपेशनल डिजीज है उसको प्रिवेंट करना, या कोई नुकसान है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के, उसको रोकना। तो ISO 4501 पे आते हैं। पहले जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो क्या था, OSAJ 80001 था, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, जो बाद में क्या है, OSAJ एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, जो बाद में क्या है कि चल के ISO 45001 में क्या हुआ, ये एग्जिस्टेंस में आया और क्या है, उसको विड्रॉल कर लिया गया। ISO क्या है, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका उद्देश्य है कि इस तरह के कोड्स और स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना जिसको हर कंट्री पालन करे, यानी एक इंटरनेशनल बॉडी है। नहीं तो होगा क्या कि इंडिया कुछ अलग कोड बना रहा है, अमेरिका कुछ अलग बना रहा है, दुबई कुछ अलग बना रहा है। जैसे अपना ब्रिटिश ये BIS होता है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो इन लोगों का एक पर्पस है कि ऐसा कोड बनाया जाए कि हर कंट्री में एक जैसा ही कोड, जो फ्रेमवर्क रहे उसको सभी एडॉप्ट करें, ताकि कुछ क्या है कि चाहे क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड हो, कुछ दूसरे पैरामीटर से, तो सब जगह का प्रोडक्ट सर्विसेज एक ही जैसा। तो ये क्या है कि 2018 में ISO 4501 से आया ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। पहले OSAJ ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, जिसको क्या है कि विड्रॉल्स हो गया और फिर क्या हो गया, माइग्रेट हो गया ISO 4501 में। अब इसमें जो है ISO 4501 में क्लाउज है, इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग क्या है कि ब्रीफ में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इसमें जो है फॉरवर्ड बात कर लिए कि पहले क्या था, BS 18, ये अपना क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स OSAJ 18001 था, जो माइग्रेट होके ISO 4501 में आ गया। और पर्पस यही है कि हर कंट्री में एक जैसा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से सिस्टम्स क्या है कि लाया जाए और इससे संबंधित जो दुर्घटनाएं होती है, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क, उसको कंट्रोल किया जाए।
तो फॉरवर्ड का पार्ट है। अब इसमें इंट्रोडक्शंस आते हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या क्या आते हैं, जैसे यहाँ पे कोई डाला गया है जिसमें क्या क्या रहता है। इंट्रोडक्शंस जो चैप्टर है इसमें बैकग्राउंड्स आते हैं, फिर एम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, फिर सक्सेस फैक्टर आते हैं, फिर पीडीसीए साइकिल की बात हम लोग बात क्या कि हम लोग इसमें ज्यादातर सेफ्टी प्रोफेशनल है तो वो जानते हैं। ये पीडीसीए साइकिल्स आते हैं, फिर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। ये इंट्रोडक्शंस के अंदर में आते हैं। तो बैकग्राउंड का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग क्या है कि आईएसओ 4501 में ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में जाएंगे वहां फैक्ट्री मिलेगा, या दूसरे कोड में क्या है कि कुछ इंडस्ट्री टर्म रहता है, मगर 4501 में क्या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही रेफर किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन है तो फैक्ट्री हो सकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो सकता है, कुछ होटल इंडस्ट्री हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकता है, कोई भी क्या है कि संस्थान हो सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड में यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर occupational safety of their workers and associates बोल सकते हैं, या इंटरेस्टेड पार्टी। और इसमें कोड में क्या है कि ज्यादातर इंटरेस्टेड पार्टी टर्म यूज किया गया है। इंटरेस्टेड पार्टी में कौन कौन होगा, क्योंकि देखेंगे कोई प्लांट्स में बहुत से ऐसे हैजार्ड रहते हैं कि जैसे क्या गैस लीक हो गया, नियर बाई पीपुल्स इफेक्टेड हो गए, या कुछ इस तरह की घटना हो गई, या क्या होता है कि एक प्लांट में इंसिडेंट होते हैं तो दूसरे भी संस्थान इफेक्टेड होते हैं। वो सब क्या इंटरेस्टेड पार्टी यहाँ पे टर्म्स यूज किया गया है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क को कंट्रोल्स करे, अपने वर्कर की क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसके ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी को वो इंश्योर करे। तो बैकग्राउंड्स में ये बताता है। फिर एम ऑफ द जो एम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसमें भी क्लियर से यही है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो एम है कि इफेक्टिव हम लोग क्या है कि इस कोड को क्या है कि इन्फोर्स करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है उसको कंट्रोल्स करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। फिर क्या है सक्सेस फैक्टर। हम लोग बात करते हैं अरे ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिए, वो कर दिए, मगर दुर्घटना नहीं रुक रहा है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ पेपर पे मानते हैं हम काम कर लिए, स्टैटिक्स रिपोर्ट बना दिए, पेपर पर ही ट्रेनिंग्स बहुत जगह ऐसे होते हैं कि 5 एम्प्लॉय का साइन ले लो। तो ऐसे कई पैरामीटर्स है कि जो हम लोग को ध्यान देना रहता है। तो सक्सेस फैक्टर में यही बताता है यहाँ पे कि पहले क्या है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि मैनेजमेंट चाहे कंपनी के ऑनर हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, सीनियर लेबर, उनका इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए, दिल से रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हमको ये करना है। दूसरा क्या रहता है लीडरशिप। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव है या फोरमैन सुपरवाइजर्स, उनमें लीडरशिप रहनी चाहिए कि कैसे हम लीड करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड। ये नहीं कि सपोज क्या है कि कोई वर्कर गलत कर रहा है, जाकर लूज टॉक बात कर ली है, तो इससे क्या है कि हमारा समाधान नहीं निकलता है। तो लीडरशिप। दूसरा क्या होता है वर्कर पार्टिसिपेशन, क्योंकि बहुत से संस्थान में ऐसे होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, भैया वर्कर को नहीं बुलाएंगे, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाएंगे। तो इसमें ये कोर्स में यही फोकस करता है कि वर्कर को हम लोगों को क्या है कि इन्वॉल्व करना है हर प्रोग्राम में, और इंटरेस्टेड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना है, जो भी उससे इफेक्टेड हो सकती है, जो जुड़ी हुई है, उसको क्या है कि हम लोगों को जोड़ना है। इसके साथ साथ सक्सेस फैक्टर डिपेंड है, कम्युनिकेशन कैसा है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि नहीं, ट्रेनिंग ये सब इफेक्टिव हम लोग डिफाइन किए हुए हैं कि नहीं, सही तरीका से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि नहीं। ऐसे कई पैरामीटर है जो सक्सेस फैक्टर पे क्या है कि सक्सेस फैक्टर उस पर डिपेंड रहता है। अब पीडीसीए साइकिल्स जो अप्रोच बोलते हैं, ये आपका क्या है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन से उसी में है कि पीडीसीए साइकिल एक अप्रोच के द्वारा हम लोग कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित जो रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो पीडीसीए साइकिल का मतलब क्या होता है? सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में कितने लोग बता सकते हैं पीछे से? ओके, करेक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट, तो इसमें प्लान में यही होता है कि हम लोगों को क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित जो रिस्क है उसको एक्सेस करना है, इवेल्युएट करना है। फिर प्लानिंग में ही आता है कि ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या होता है, हम लोग कई जगह बात करते हैं लीगल रजिस्टर्स, ये सब, तो वो क्या है, वो सब प्लानिंग का पार्ट्स है। कि सपोज मेरी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे क्या है कि कौन कौन रूल्स अप्लीकेबल्स है, किस रूल के तहत हमको क्या है कि कन्फर्मेंस का मतलब हो गया कि जो एज पर द रिक्वायरमेंट या रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर लेना है वो लिए हुए है। तो प्लानिंग में हो गया कि रिस्क को एक्सेस करना, इवेल्युएट करना, प्रोग्राम डेवलप करना। अब प्रोग्राम में बोलेंगे क्या होगा, जैसे ट्रेनिंग भी हमको करनी है तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस बंदे को क्या ट्रेनिंग देनी है। एक वेल्डर को जाके हम लोग क्या है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग देने लगे, तो एक ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना। और कई भी है प्लानिंग में, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान्स ये सब क्या है कि बनाने, कन्फाइंड स्पेस इंटी प्लान्स हो गए, तो ये सब प्लानिंग के पार्ट है, प्लानिंग करना है। फिर क्या था, डू, PDCA, डू, इसको क्या है कि इम्प्लीमेंट भी करना है। जब मेरा प्लान्स हो गए तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर होता है चेक, चेक में क्या होता है कि हमको चेक भी करना है। मानते हैं हम सिस्टम को ही इन्फोर्स कर दिए हुए हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस हद तक कामगर है, इसे हमको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। सब बना लिए, सब लागू कर दिए, मगर चेक नहीं कर रहे हैं कि भैया ये सिस्टम धरातल पर चल रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत से स्कीम्स हम लोग देखे हुए हैं कि ऑन पेपर्स पे क्या है कि सब ओके हो जाता है, मगर फील्ड पे क्या है, इम्प्लीमेंटेड नहीं। तो ये सब हम लोग को चेक करना है। चेक करने के कई मेथड हो सकते हैं, सर्वे हो सकता है, स्टडी हो सकता है, ऑडिट हो सकता है। इसमें इंटरनल ऑडिट ये सब की हम लोग बात करेंगे आगे। फिर से आगे आता है आपका कि एक्ट में क्या होता है कि हम लोगों को कंटिन्यूअल इंप्रूव भी करने हैं, वन डे टास्क नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप प्रोफेशनल हो या कि हाँ अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स करते रहने हैं या कुछ अपने एजुकेशंस को भी बढ़ाना है। तो जो हम लोग क्या है कि फील्ड में इम्प्लीमेंटेड है, तो उसमें जो चेक किए, जो फाइंडिंग हुआ, उसमें क्या है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स एक दिन की चीज नहीं है कि आज हम कर दिए तो क्या 100% ओके है, तो कंटिन्यूअल इम्प्रूव करना है। तो ये PDCA साइकिल था। फिर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि इसमें जो ISO 45,000 में है कौन कौन कंटेंट इंक्लूड है। तो चैप्टर ये इंट्रोडक्शन बात कर लिए, फॉरवर्ड, इसमें 10 क्लाउज है, 10 क्लाउज। और ये भी बात करेंगे कि किस क्लाउज से जो सब क्लाउज है उसके थ्रू क्या है कि हम लोग ऑडिट ये सब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, हम लोगों का स्कोप होता है, सेकंड नॉर्मेटिव रेफरेंस होता है, थर्ड टर्म एंड डिफिनीशन। यानी ये 3 क्लाउज हो गए, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डिफिनीशन। फिर आगे क्लाउज होते हैं इसके लीडरशिप, वर्कर पार्टिसिपेशन, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। फिर प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट। ये ऐसे 10 क्लाउज हो गए। तो अब थोड़ा ब्रीफ में हम लोग क्या है कि इस पे भी देख लेते हैं। स्कोप में क्या रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरेस्टेड है, विश कर रहा है कि हमको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या है कि लागू करना है, रिस्क को कंट्रोल्स करना है, जो वर्क प्लेस पे इंजरी ये सब है उसको क्या है कि रोकना है। ऑर्गेनाइजेशंस के क्या है कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के पैरामीटर है ऊपर तक जाना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस फ्रेमवर्क के थ्रू जा सकता है, इसमें जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर सकता है, सिस्टम को क्या है कि इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो स्कोप यही कहता है। और
फिर क्या है कि जब ये सब करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल का क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, उसके क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे, दुर्घटना रुकेंगे, बहुत से लीगल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल भी हो जाएंगे। फिर आ जाता है आपका नॉर्मेटिव रिफरेंस, इसमें कोई रिफरेंस ये सब नहीं दिए हुआ है। फिर आता है आपका टर्म एंड डिफिनीशंस, इसमें डिटेल्स नहीं जा रहा है, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जैसे हैजार्ड, रिस्क, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे टर्म है और उनका क्या है कि यहाँ पे डिफिनीशंस दिया हुआ है। फिर क्लाउज 4 to 10, अब इसमें आता है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें क्या आता है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में, एक बार ब्रीफ करके, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्सटर्नल इश्यू को जानना है, और कौन सा इशू, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जो इशू है उसको जानना है, क्योंकि इशू जानेंगे तभी क्या है कि उसका समाधान ढूंढ सकते हैं और उसको रिजोल्व कर सकते हैं। इसमें और भी सब क्लाउज है, अंडरस्टैंडिंग कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, ऐसे टोटल 4 सब क्लाउज है। फिर आपका आता है कि लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। इसमें क्या रहता है कि जो भी एम्प्लॉय है, यहां तक कि वर्कर का भी इसमें डिफाइन किया गया है कि उनके पास इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित जो रिस्क है उसको हैंडल कर ले, डील कर ले, और उसको इस लेवल तक मिनिमाइज कर दें जो एक्सेप्टेबल हो, जिसको टॉलरेबल भी बोलते हैं, अलार्म भी बोलते हैं। एक्सेप्टेबल का, क्योंकि रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, मगर इस लेवल तक कम कर सकते हैं जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर क्या आता है, इसी में अपना पॉलिसी ये सब भी आता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, यानी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कमिटमेंट ये टॉप मैनेजमेंट देता है, चाहे डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं, जिसको क्या है द्वारा हम लोग दुर्घटना को रोकने के लिए सर्टेन प्रोग्राम्स के द्वारा हम लोग क्या है कि वहां पे जो जोखिम रहता है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है, जिसका क्या है कि हर मैनेजमेंट एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित रिस्क है तो मैनेज करना है। फिर से आ जाता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में भी कई क्लॉज है, एक बार से उसको ओपन कर देते हैं। इसमें क्या रहता है कि हम लोगों को क्या है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी टर्म इस कोड में, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब तक कुछ हम लोग फाइंडिंग नहीं करेंगे तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे कि हम लोगों का जो बोलते हैं कि आइडेंटिफाई, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, नियर मिस रिपोर्टिंग वेरी पुअर से, और फिर क्या है कि बोलते हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में सब अच्छा चल रहा है। तो अवसर हमको कब मिलेंगे, जब फाइंडिंग रहेगा। जब हम अपने आप में ये नहीं जान पाएंगे कि हम में कमी कैसे है तो सुधारेंगे कैसे। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे क्या है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना, जब लगेगा कि यहाँ पे सर्टेन गैप्स है, कमी है, तो फिर क्या है कि उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये इसमें क्या है कि 2 पार्ट है सब क्लाउड का, उसी के अंदर में एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। फिर आता है आपका वैसे ऑब्जेक्टिव प्लानिंग एंड अचीवमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ भी मानते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे सुबह में भी क्या है कि हम लोग बिहेवियर बेस पे बात कर रहे थे कि ज्यादातर गोल ये होता है कि जॉब लेना है। फिर वैसे ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि हम लोग क्या है कि वर्क प्लेस पे क्या है कि सेफ हेल्दी वर्क प्लेस इंश्योर करें, दुर्घटना को रोके। तो ये सब क्या है कि हमको ऑब्जेक्टिव ये सब क्या है कि डिफाइन करने रहेंगे। फिर लीगल रिक्वायरमेंट ये सब भी इसमें है कि क्या है कि लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्या है उसके थ्रू जो लीगल रजिस्टर बोलते हैं जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो ईजी होता है कि हाँ यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू क्या है कि हमको कन्फर्मेंस यानी कंप्लायंस को करना है। फिर ये सपोर्ट आता है, ये भी क्या है कि 7 क्लाउज में 7 में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्या है कि ओके है मगर सपोर्ट्स में कमी रहेगी। इसमें क्या है कि इतने सब क्लाउज है, रिसोर्सेज, कंपिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यानी क्या है कि रिसोर्सेज नहीं रहेगा,
रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, मानते हैं एक बड़ा प्लांट है, वहां पे क्या है कि कोई सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है, या पीपीई है जो उसकी एबिलिटी नहीं है, या संबंधित जो मानते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, तो फिर क्या है कि इफेक्टेड होगा अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस। कंपिटेंस बता दिए हम, क्या है कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि सेफ्टी ऑफिसर को ही अपॉइंट किए हुए हैं, इसको क्या है दिमाग पर लेने का, दिल पे नहीं लेने का। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट टारगेट रहता है कि सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना है दिखाने के लिए, तो फिर वो सही से जब हैजार्ड आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि यहाँ पे किस तरह की जोखिम है, उसमें क्या रिस्क है, कैसे उसको क्या है कि कंट्रोल्स करना है, जब ये जानेगा तभी तो मैनेजमेंट को पुट कर सकता है, शेयर कर सकता है कि इस तरह के जोखिम से। वैसे ही एक वर्कर ही हायर करते हैं तो क्या है कि कुछ फाइनेंशियल या कुछ भी इशू हो सकता है, कुछ सर्टन गाइडलाइन नहीं है, कोई भी जो वेल्डिंग मारता है जस्ट बुला लो, क्योंकि एमएनसी कंपनी में जाएंगे तो उसमें सर्टन गाइडलाइन रहता है कि वेल्डिंग के साथ साथ उसका देखेंगे सेफ्टी के नॉलेज भी क्या है, दूसरे जो पैरामीटर है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो क्या है कि कंपिटेंस यानी क्या है कि उसके पास उससे संबंधित प्रशिक्षण हो, अगर इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो, व्यक्ति को उससे संबंधित जोखिम के बारे में जानकारी हो, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो संबंधित जोखिम के बारे में उसको जानकारी रहना चाहिए और कैसे कंट्रोल्स करेंगे। फिर अवेयरनेस में ये आते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे मैन पावर से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम को डिफाइन करना, डेवलप करना है, जिसके द्वारा हम लोग अवेयरनेस को बढ़ा सके, जिसमें ट्रेनिंग भी एक पार्ट है। जैसे क्या है कि गेट मीटिंग्स बहुत जगह चलता है या दूसरे मोटिवेशनल प्रोग्राम, ये सब क्या अवेयरनेस के पार्ट है। फिर हो गया कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन क्या है कि इफेक्टिव होना चाहिए, इसमें डिफाइन किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। फिर आगे है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी रहना चाहिए, ये नहीं कि भरभली क्या है कि हम लोग कुछ बात कर लिए और उसको क्या है कि डॉक्यूमेंट में नहीं रखे हुए हैं, तो डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल्स, इसमें जो है 2 सब क्लाउज है, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी इसमें क्या है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं, जो हम लोग बात करते हैं हैजार्ड को कंट्रोल्स कैसे करना है, क्या क्या होता है, कोई हाथ उठाएगा। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, पीछे से माइक है थोड़ा दीजिए तो मैडम। ISO 45001 में क्या दिया हुआ है, बताइए बताइए सर, फिर कंटिन्यू करते हैं। substitutional, elimination, engineering control, administrative and PPE. ओके, और कोई बता सकता है थोड़ा सीक्वेंस में? Elimination, substitution, administrative, engineering control, administrative and PPs. ठीक है, तो ISO में जो दिए हुआ है ना, फर्स्ट है एलिमिनेशंस, फिर सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और पीपी। कुछ जगह हम लोग ऐसे भी बात करते हैं कि एलिमिनेशन, आइसोलेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो आइसोलेशन को ISO में क्या है कि इंजीनियरिंग में डाले हुआ है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हैजार्ड को हम लोग पूरी तरह एलिमिनेट कर दें, चाहे किल कर दें, पूरी तरह खत्म कर दें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अपने काम करने के तरीका चेंज कर दें, या जो टूल्स एंड टेकल्स यूज कर रहा है उसमें रिस्क है तो दूसरा टूल टेकल से इस्तेमाल करें, या कोई मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें क्या है कि जोखिम है, उसके बदला अल्टरनेट सोल्यूशन है तो दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करें। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड जैसे होता है कि कुछ रोटेटिंग पार्ट्स है गार्ड दे दिए, या जैसे फायर डिटेक्शन, सुपरेशन सिस्टम ऑटो में ये सब है, तो ऐसे कई इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है कि रूल रेगुलेशन बनाना, इन्फोर्स करना, ट्रेनिंग देना, वर्क परमिट इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव। पीपी लास्ट में रहता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि ये हैजार्ड को एलिमिनेट नहीं करता है, ओनली सेवेरिटी ऑफ द हार्म को कम करता है। यानी क्या होता है कि दुर्घटनाएं तभी होती है, पहला तो क्या है कि वहां पे पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म रहेगा, फिर दूसरा क्या रहता है कि लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट की है, और दूसरा क्या है कि सेवेरिटी ऑफ हार्म। तो पीपी क्या है, सेवेरिटी ऑफ हार्म को ओनली कम करता है। हेलमेट लगाए हैं तो हो सकता है चोट कम लगे या नहीं लगे,
मगर एक सर्टन लेवल तक ही ये सीमित है। तो पीपीई को लास्ट में कंसीडर किया गया है। फिर इसमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज में रहता है क्या कि कई बार होते हैं प्लान में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं या इस तरह कुछ चेंजिंग है, मगर क्या होता है मैनेजमेंट सोचता है ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है कि प्लांट में संबंधित डिपार्टमेंट संबंधित एम्प्लॉय से शेयर करना है, ताकि जानकारी रहेगा तभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से संबंधित रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट में भी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। प्रोक्योरमेंट का मतलब उनसे संबंधित जो रहता है कि कुछ परचेज आइटम्स या जो भी, तो उनको क्या है कि ध्यान देना है। कंट्रैक्टर्स या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है, जो कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट्स या दूसरे पैरामीटर्स रहते हैं तो क्या है कि उसको देख के ही जो पैरामीटर फुलफिल कर रहा है तो उसके अनुसार क्या है कि हम लोगों को कंट्रैक्टर का सिलेक्शन कर दें। फिर से आ गया इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स क्या है कि ये होने चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। और क्या है कि एक बात करेंगे, गल्फ ये सब में जाएंगे तो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ एक छोटा भी होटल रहता है तो ये सब रहता है और फील्ड लेवल पे क्या है कि इम्प्लीमेंट किए रहते हैं। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, प्लान्स होना चाहिए, और ये है तो ये इम्प्लीमेंट है कि नहीं उसको देखना है, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। कई बार तो सब बना हुआ है, प्लान ये सब है, मगर इमरजेंसी हुई तो कोई हैंडल करने के लिए रिस्क्यूअर्स नहीं है, या उस फील्ड में क्या है कि संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रशिक्षित है कि उस रेस्क्यू को क्या है कि हैंडल कर सके, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सके। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, इसमें है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट, ये सब है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में क्या करना है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो भी पैरामीटर्स हैं तो ये सब हम लोगों को देखना है कि इसको इवैल्यूएट कैसे करें, क्योंकि इवैल्यूएट करेंगे गैप्स मिलेगा तभी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या है कि लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर की सुबह में बात हुई। फिर क्या है कि कुछ इसमें क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट्स जो स्टार्ट होता है क्लाउज 4 से लेके 10 तक, इसी से क्या है कि सब एलिमेंट, ये जो सब क्लाउज है उसी से क्या है कि सर्टेन आइटम्स तैयार हैं और उस बेस पर क्या है कि हम लोग ऑडिट करते हैं। तो ये सब के थ्रू क्या है कि हम लोग परफॉर्मेंस को, दूसरे कई पैरामीटर्स हो सकते हैं जो स्टैटिक एक्सीडेंट रेट, फ्रीक्वेंसी रेट, अगर क्या है कि उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है फिर उसका डीप स्टडी करेंगे, उस बेस पर भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते थे। फिर मैनेजमेंट रिव्यू, इसमें क्या रहता है कि मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम्स रिव्यू करना है, गैप को आइडेंटिफाई करना है, और कुछ चांसेज है तो फिर क्या रहता है कि नेक्स्ट स्लाइड, फिर क्या है कि उसको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी करना है। जो इम्प्रूवमेंट में क्या था कि इसमें कुछ रिएक्टिव मेजर भी लिया गया है कि क्या है कि कुछ इंसिडेंट हो गए तो ये नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नियम मिस हो गए तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। हम लोगों को क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपर से, सर्टन क्या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम होने चाहिए। उसमें क्या रहता है कि रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने टाइम्स के अंदर रिपोर्ट्स करने हैं, कौन व्यक्ति उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करके उसको क्या है कि कैसे रिपोर्ट सबमिट करनी है, कैसे उसको इन्फोर्स करना है ताकि रीअकरेंस ये सब नहीं हो। कुछ फाइंडिंग भी होता है, दूसरे भी इवेंट्स होते हैं जो OHS से रिलेटेड है तो उसको क्या है कि हमको रिपोर्ट्स करने हैं, फिर क्या इन्वेस्टिगेट करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसमें एक और टर्म आता है ISO 45000, OHS एंड OSS दोनों सेम टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये क्या है, दोनों एक ही टर्म है। इस फ्रेमवर्क में क्या है दिया है कि दोनों एक ही टर्म है। फिर आपका क्या आता है कि एनेक्चर भी एक है, गाइडेंस फॉर यूज, मैंने इस डॉक्यूमेंट का कैसे हम लोगों को यूज करना है। ये नॉर्मल से है, अपना इंडियन स्टैंडर्ड के कोड से उठाया गया है कि फर्स्ट हमको हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, मैनेजमेंट रिव्यू, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये कुछ बेसिक था। कुछ पूछना है, टाइम कम है तो डिटेल्स में नहीं जा रहा है, कुछ पूछना है?
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए या कुछ। ओके, थैंक यू। मैम तालियां बजा रही हैं, कह रही है थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। ये काम नहीं कर रहा हूँ।